नमस्कार। एससी एसटी एक्ट में समझौता करना क्या घातक हो सकता है? संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। कानून के समक्ष समानता की दृष्टि से अनुच्छेद 17 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये प्रावधान सदियों से शोषित मनुष्यों को सामाजिक न्याय और मनुष्यता की गरिमा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 35 के साथ अनुच्छेद 17 संसद को अस्पृश्यता का अभ्यास करने के लिए दंड निर्धारित करने वाले कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी क्रम में संसद ने अस्पृश्यता छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया। 1976 में इसे और अधिक कठोर बनाया गया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत छुआछूत से संबंधित सभी अपराधों को गैर समनीय बना दिया गया है। ये अधिनियम किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने या पूजा करने या किसी भी दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से इनकार करने या व्यक्तियों को अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार करने और मना करने पर दंड का प्रावधान करता है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना या अस्पृश्यता का उपदेश देना या ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर उसे न्यायोचित ठहराना अपराध कहलाता है। परंतु ये अधिनियम अधिक कारगर नहीं सिद्ध हो पा रहा था। इसलिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अपराधों या अत्याचारों को रोकने के लिए संसद ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अधिनियमित किया। इस अधिनियम में मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान है। कर्नाटक राज्य बनाम अप्पावालु इंगले के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पृश्यता प्रथा की निरंतरता पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये गुलामी का एक अप्रत्यक्ष रूप है और जाति व्यवस्था का ही विस्तार है। इस एक्ट की खास बात यह है कि इस एक्ट के मुताबिक इसके तहत किए गए अपराध नॉन कंपाउंडेबल यानी उनमें कानूनन समझौते या केस वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक कि पुलिस के जांच अधिकारी या ट्रायल कोर्ट भी इसमें समझौता नहीं करवा सकते हैं। दूसरी बात खास ये है कि इस एक्ट के तहत किए गए अपराध संज्ञेय प्रकृति यानी कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, जिन्हें कत्ल, डकैती, बलात्कार की तरह गंभीर माना जाता है। इसलिए इनमें कानूनी रूप से समझौते की गुंजाइश नहीं होती है। इस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की जांच केवल डीएसपी स्तर का अधिकारी कर सकता है तथा इसके तहत दर्ज मुकदमे के ट्रायल के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को स्पेशल जज का दर्जा दिया गया है, जिसे उम्र कैद व फांसी देने का अधिकार है तथा इस मुकदमे के संचालन के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाता है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि एससी एसटी एक्ट लोग जैसे ही एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं, वैसे ही मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष शिकायतकर्ता पर मुकदमा वापस लेने या समझौते के लिए दबाव बनाने लगता है और इसके लिए बाकायदा शिकायतकर्ता के घर पर मुकदमे को वापस लेने का दबाव डालने कई गांव की पंचायतें आती हैं तथा शिकायतकर्ता पर उसी के रिश्तेदारों से दबाव बनवाया जाता है और यहाँ तक कि शिकायतकर्ता को मुकदमा वापस न लेने की सूरत में जान से
मारने की धमकी भी दी जाती है या फिर मोटा लालच दिया जाता है। इन सभी लालच, धमकी, डर, दबाव में कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाला शिकायतकर्ता फंस जाता है और मुकदमा वापस लेने या समझौते के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कानून समझौते की अनुमति नहीं देता है, तो इस मामले में पुलिस का जांच अधिकारी साधारण समझौते के तहत इसको खत्म नहीं कर सकता है। इसके लिए शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा कहा जाता है कि वो एक शपथ पत्र पर यह लिखकर लाए कि मुकदमे में दर्ज कराई गई SC/ST अत्याचार की घटना हुई ही नहीं या गलतफहमी में दर्ज कराई गई है। और जब शिकायतकर्ता जांच अधिकारी को यह शपथ पत्र देता है तो DSP स्तर का जांच अधिकारी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में लिखता है कि उसकी जांच में यह मुकदमा झूठा पाया गया तथा मुकदमे में दर्ज कराए गए तथ्यों में से कोई सच्चाई नहीं पाई गई। इसके बाद इस तरह के समझौते के आधार पर वापस लिए गए मुकदमों को पुलिस झूठे मुकदमों की सूची में डाल देती है। उसके बाद जब हर माह के अंत में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों की सूची बनती है तो उसमें पहले कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे कोर्ट में गए, दूसरे कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे झूठे पाए गए। और शिकायतकर्ता जब शपथ पत्र के आधार पर समझौता कर लेते हैं तब उनके द्वारा इस एक्ट के तहत दर्ज कराए गए मुकदमे को झूठा पाए गए मुकदमों की सूची में डाल दिया जाता है। इस तरह देश के हर जिलों में SC/ST एक्ट के मुकदमों की गणना होती है तथा पुलिस समझौते के आधार पर वापस लिए गए मुकदमों को झूठा पाए गए मुकदमों की सूची में डालती है तथा फिर सारे आंकड़े इकट्ठा होकर राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो में जाते हैं, जहां पर वार्षिक रिपोर्ट में बताया जाता है कि SC/ST एक्ट के तहत इतने मुकदमे दर्ज हुए और उनमें से इतने मुकदमे झूठे पाए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट के खिलाफ याचिका दायर होती है या होगी, तब इस तरह के आंकड़ों को पेश कर भारत सरकार या कोई और पक्षकार अदालत को बताएगा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस सबसे SC/ST एक्ट को कमजोर करने या खत्म करने की साजिशों को बल मिलता है, जो जाने अनजाने यह बल SC/ST के लोग ही खुद दे रहे हैं। अब जानते हैं कि SC/ST एक्ट में समझौता करना शिकायतकर्ता के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। SC/ST एक्ट में दर्ज कराए गए मुकदमों में अत्याचार की घटना को नकारने वाले तथ्य के शपथ पत्र के आधार पर नंबर 1, पुलिस शिकायतकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 182 के तहत लोक सेवक को झूठी सूचना देने के बारे में मुकदमा दर्ज कर सकती है। नंबर 2, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है वो भी भविष्य में RTI से DSP या जांच अधिकारी की मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट हासिल कर सकता है तथा भविष्य में बदले की भावना से प्रतिवादी को ब्लैकमेल करने के लिए शिकायतकर्ता के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर मोटी रकम क्लेम के रूप में मांग सकता है। नंबर 3, अगर शिकायतकर्ता सरकारी नौकरी पर है तो कोई भी उस रिपोर्ट की कॉपी RTI से हासिल करके उसके विभाग में उच्च अधिकारियों को भेज सकता है, जिससे शिकायतकर्ता की नौकरी पर आंच आ सकती है। अगर भविष्य में दोबारा शिकायतकर्ता के साथ अत्याचार की घटना होती है तो आरोपी आपके पहले मुकदमे की जांच अधिकारी द्वारा खारिज की गई रिपोर्ट को पुलिस के समक्ष पेश कर आपको आदतन शिकायतकर्ता बता सकता है तथा पहली शिकायत झूठी साबित होने के चलते खारिज होने के कारण दूसरी शिकायत पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। नंबर 5, अगर शिकायतकर्ता किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की सोच रहा है तो उसके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौते के आधार पर DSP द्वारा तैयार अंतिम रिपोर्ट, जिसमें आपके मुकदमे को झूठा बताया गया है, आपके चुनाव प्रचार को बिल्कुल धारहीन बना सकती है या शिकायतकर्ता को चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित करा सकती है। नंबर 6,
अगर अदालत में शिकायतकर्ता मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने मूल बयानों से मुकरते हैं तो इस मामले में अदालत भी स्वतः संज्ञान लेकर शिकायतकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 व 195 के तहत अदालत में झूठी गवाही देने के बारे में कार्यवाही कर सकती है। नंबर 7, शिकायतकर्ता के मुकदमा वापस लेने के बाद आरोपी लोग आपके बारे में कहेंगे कि शिकायतकर्ता डर गया या शिकायतकर्ता पैसे लेकर बैठ गया या शिकायतकर्ता के अंदर मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं थी तथा ये सब बातें कहकर आपको बदनाम किया जा सकता है। नंबर 8, सबसे बड़ी बात, मुकदमा वापस लेने या उसमें समझौता करने पर शिकायतकर्ता समाज के सामने सिर उठाकर नहीं चल पाता है और उसको हमेशा ही अपराध बोध बना रहता है। इसलिए यदि घटना सत्य है तो निश्चित ही SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराएं और आरोपी को सलाखों के पीछे भिजवाएं और समझौते के बारे में तो बिल्कुल भी न सोचें। अब इस मामले में करना क्या चाहिए यदि समझौते की बात आ जाए तो यदि किसी व्यक्ति के साथ जातिगत अत्याचार होता है और वो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराता है तो समझौते के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां इस तरह की हो जाती हैं कि शिकायतकर्ता को समझौते के लिए मजबूर होना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार विरोधी पक्ष भी वादी के खिलाफ गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तो इस मामले में आपको चाहिए कि आप पुलिस को शपथ पत्र न देकर इस मामले को समझौते के आधार पर हाई कोर्ट में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर मुकदमे को खारिज कराने का काम करें। इससे आप झूठा भी साबित नहीं होंगे तथा पुलिस आपके मुकदमे को सरकारी रिकॉर्ड में झूठा भी नहीं बता सकती है तथा इससे आपको भविष्य में कोई नुकसान भी नहीं होगा। जय संविधान।